Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss पेमेंट फेलियर्स और मेंटेनेंस। ये एक नया चैप्टर है और इसी सीरीज़ के अंदर हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसी पार्ट में चल रहा है L8 पार्ट 2। इसमें पर्टिकुलरली हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट के मेंटेनेंस और फेलियर की, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रिजिड पेमेंट के मेंटेनेंस और फेलियर्स की। तो बिफोर बिगनिंग, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट। डिले क्यों कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। और इसके बाद जब ये पूरा एक लेक्चर या एक पूरा टॉपिक पूरा हो जाता है जिसमें सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं, तो आप लोग 25 ईयर्स ऑफ गेट एसएससी और ESE के क्वेश्चंस लगाया करो। 100% सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मैं कराता नहीं हूँ। जिन क्वेश्चन में कंसेप्ट, कोई ट्रिक या कुछ भी हो, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं करा के ही भेजता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो। और मैं कौन हूँ? आई एम पीयूष शर्मा। आई एम हियर टू गाइड यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। देखो, बेसिकली तो मेरे को पेमेंट मेंटेनेंस पढ़ाना है। बेसिकली सच पूछो तो चैप्टर जो है ये पेमेंट मेंटेनेंस का है। बट जब तक आपको फेलियर्स ही नहीं पता होंगे कि पेमेंट कैसे फेल कर रहा है, तो क्या आप उसको मेंटेन कर पाओगे? डेफिनेटली नहीं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम बात करेंगे फेलियर्स की, और ये पर्टिकुलर लेक्चर डील करेगा फ्लेक्सिबल पेमेंट फेलियर्स एंड उसके बाद उसके मेंटेनेंस की। तो पेमेंट फेलियर्स के अंदर कई तरह के फेलियर हो सकते हैं। तो कुछ तो होता है लेयर फेलियर, और कुछ होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, डिस्ट्रेसेस। तो देखो, ये कोड जो है वहाँ से उठाया मैंने IRC SP20, यहाँ से ही पूरा लेके आया हूँ मैं, वहाँ मिलेगा आपको। और ये वाला तो आपको मिल जाएगा, किसी भी कोड में मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा। बट उन्होंने डिस्ट्रेस के बारे में लिखा, लेयर फेलियर के बारे में अलग से लिखा, तो मैंने कहा मैं दोनों को ही दिखा देता हूँ आपको। तो लेयर फेलियर के अंदर क्या होगा, सबसे नीचे से उठाते हैं सबग्रेड। सबग्रेड फेल हो जाए, ये सबग्रेड फेल करेगा तो ऊपर की सारी लेयर ऐसे कुछ कुछ बेंड हो जाएंगी और बीच में कहीं डिप्रेशन सा दिखेगा, है कि नहीं? तो एक्सेसिव अंड्यूलेशन, वेव्स, कोरोगेशन, डिप्रेशन, ये आपको देखने को मिलेगा अगर आपका सबग्रेड फेल हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है सबग्रेड का रीज़न क्या होगा फेलियर का। अगर आप थोड़ा सा भी सोचे तो आपको पता लग जाएगा। एक तो इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि अगर पानी यहाँ तक पहुँच गया, मॉइस्चर कंटेंट सबग्रेड तक पहुँच गया, तो वो इसको कैसा कर देगा, वीक कर देगा शेयर स्ट्रेंथ में, और जितना भी लोड आएगा उसके इफेक्ट से क्या हो जाएगा, अननेसेसरी सेटलमेंट होगा, जिसकी वजह से लेयर्स ज़्यादा सेटल हो जाएंगी। ऑब्वियसली अगर इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन किया है तो इनएडुकेट स्टेबिलिटी रहेगी, वो भी एक रीज़न है। और ड्रेनेज सिस्टम ना होना, और या कहूँ ये दोनों मिलके भी हो सकता है, तो भी कोई गलत नहीं है ना। अब बात करते हैं बेस कोर्स और सब बेस की। हो सकता है सब ग्रेड सही रहे, सब बेस या बेस कोर्स फेल कर जाए। तो देख रहे हो वियरिंग कोर्स में अभी भी डिप्रेशन सा मिलेगा, अंड्यूलेशन, वेव्स, कोरुगेशन मैं सब दिखाऊंगा ये क्या होता है, विद पिक्स दिखाऊंगा, चिंता मत करो, अभी बस समझ लो कि, है ना। तो क्या होगा, तो भी तो हमें फेलियर दिखेगा जब व्हीकल मूव कर रहा है उसको, तो यही लगेगा ना ऊपर का टॉप सरफेस जो है बैंड हो गया है। देखो टॉप सरफेस बैंड हो गया है, बट हो सकता है वो सबग्रेड की वजह से हो सकता है वो बेस कोर्स या सब बेस कोर्स की वजह से हो। तो रीज़न देखना पड़ता है। रीज़न देखो, इनएडिक्वेट स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एक्शन जो है, जो लोअर लाइन कोर्सेज का था वो ढंग से नहीं हो पाया, फेल कर गया। बेस कोर्स में जो था उसका लॉस हो गया, कुछ मटेरियल का, कुछ वगैरह का। इनएडिक्वेट वियरिंग कोर्स डाल दिया, जिस वजह से एक्सेसिव लोड नीचे पहुंच गया, सेटल कर गया, या बेकार मटेरियल यूज़ कर लिया। तो ये रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से सब बेस और बेस क्या है, फेल कर जाए। अब एक और डैमेज की बात कर लेते हैं, फटीग डैमेज और रटिंग डैमेज या रटिंग फेलियर्स। फटीग के अंदर क्या होगा, आप जानते हो फटीग की डेफिनेशन क्या है, साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक प्रोसेस। व्हीकल जो है हाई स्पीड से मूव करता है वियरिंग कोर्स पे, तो सबसे ज़्यादा लोड जो का इफेक्ट आता है वो सबसे इमीडिएट लेयर पे आएगा वियरिंग कोर्स पे। उसके बाद तो लोड स्प्रेड हो जाता है, ये वाली बात तो मैं बता चुका हूँ। फिर भी बेस कोर्स पे जाएगा, पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन है वियरिंग कोर्स में। तो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन भी वियरिंग कोर्स का हो रहा है, और बाद में जैसे ही वो रिबाउंड करेगा तो सबसे ज़्यादा रिबाउंड भी वियरिंग कोर्स का होगा। तो साइक्लिक रिवर्स साइक्लिक प्रोसेस के चलते फटीग डैमेज हो सकता है। तो फटीग डैमेज में क्या होता है, क्रैक्स आ जाएंगे ऐसे, जैसे आपको
इस पिक में दिख रहे होंगे सर आपके मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पे। तो इन क्रैक्स के चलते आप आइडिया लगा सकते हो कि फटीग डैमेज हुआ है। रटिंग फेलियर क्या है? रटिंग फेलियर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन हो जाता है, सीधा वर्ड देख लो, लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन, यानी कि व्हीकल जो है उसका एक टायर यहाँ था, ये एक्सल आया, दूसरा टायर यहाँ था, ये आगे वाला एक्सल है, इसमें भी टायर यहाँ था, तो वो ऐसे मूव कर रहा था, तो जिस टायर वाली जगह उस जगह पे सेटलमेंट हो गया। ऐसे वाले फेलियर को हम कहते हैं रटिंग फेलियर। इसका रीज़न क्या है भाई? सेम है, लोअर लाइन जो बेस कोर्स है वो खराब हुआ, ये सब ग्रेड खराब हुआ। दो तरह की रटिंग्स होती हैं, लोकलाइज रटिंग फेलियर यानी कि जो बेस कोर्स और सब बेस कोर्स है ये फेल करा, और एक होता है सिंपल रटिंग। सिंपल रटिंग का रीज़न क्या है? सब ग्रेड का फेल करना। जो मैंने लोकलाइज रटिंग और रटिंग की बात की, रटिंग मतलब समझ जाना सब ग्रेड फेलियर, और लोकलाइज रटिंग मतलब सब बेस और बेस फेलियर, यहाँ लिख दिया है। अब बात करते हैं IRC SP स्पेशल प्रोविजन वाला 20, IRC SP 20 में डिस्ट्रेसेस के बारे में बताया गया है आपको। आप चाहें तो जाके खोल के देख सकते हैं, बट मैंने बहुत सारा उसमें, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही यहाँ लिख के आपको समझा देता हूँ कैसे होते हैं। तो उन्होंने हर एक टाइप के फेलियर को समझाया, जैसे मैं आपको बता रहा था ना, मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है कैसे होता है। तो देखो उन्होंने हर एक चीज़ को डिफाइन किया। क्रैक क्या है? द सेपरेशन ऑफ पेमेंट ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। हो सकता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्टॉर्म आ गया, फ्लड आ गया, या कुछ प्रॉब्लम्स हुई नेचुरल, जो भी इफेक्ट्स होते हैं उनके कारण, ट्रैफिक एक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, या रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन अंडरलाइंग पेमेंट। ये भी अभी जब हम देखेंगे पेमेंट फेलियर को कैसे करते हैं, तो नीचे वाली जो लेयर होती है एग्जिस्टिंग लेयर, उसके ऊपर नई लेयर लगाते हैं ना, तो नीचे वाली लेयर के क्रैक ऊपर आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ क्रैकिंग। तो ये क्रैक हो गए। एलिगेटर क्रैक्स कौन से होते हैं? इंटरकनेक्टेड क्रैक्स। या ध्यान रखना, क्रैक जो होते हैं सिंपल भी हो सकते हैं, जैसे कि ये पेवमेंट है, यहाँ पे एक क्रैक इधर आ गया, दूसरा क्रैक इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, ये हो गया क्रैक। बट अगर इंटरकनेक्टेड क्रैक है, जैसे कि क्रोकोडाइल की जो स्किन होती है वो आपस में कनेक्टेड रहती है ना, इसी वजह से उस टाइप के क्रैक को कहेंगे हम एलिगेटर क्रैकिंग। तो इंटरकनेक्टेड क्रैकिंग फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ स्मॉल ब्लॉक रिजेंबलिंग एन एलिगेटर स्किन और चिकन वायर मैश। देख रहे हो यहाँ स्क्रीन पे इस टाइप का फेलियर आपको देखने को मिला। चिंता मत करो, मैं इसके जो मेंटेनेंस है और इसका जो रीज़न है वो नीचे दूंगा। पहले मैंने सोचा है SP20 वाला जो वर्ड टू वर्ड लिखा है वो आपको यहाँ पे समझा दूँ, ब्लीडिंग, ताकि आपको ये पता लगे कि पेवमेंट में फेलियर्स के साथ डिस्ट्रेसेस क्या क्या हैं सारे, वो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। फिर हम बात कर पाएंगे कि इसका रीज़न क्या है और फिर इसको मेंटेन कैसे करना है। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब है कि एक्सेसिव जो बिटुमिन होता है ना, वो जब रोलिंग करते हैं तो वो ऊपर निकल के आ जाता है। तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ बिटुमिन इन बिटुमिनस पेवमेंट रिजल्टिंग इन दी फॉर्मेशन ऑफ फिल्म ऑफ बिटुमिन ऑन सरफेस, यानी कि अननेसेसरी जो एक्सेसिव बिटुमिन है वो सरफेस पे आ जाता है रोल करने पे। अगर आपने ज़्यादा बिटुमिन यूज़ कर लिया है तो उसको क्या कह रहे हैं? ब्लीडिंग। कोरुगेशंस, मैं बोल रहा था, मैं आपको पिक दिखाऊंगा। कोरुगेशंस हैं बेसिकली एक रिपल है जो कि आपको पेमेंट सरफेस पे देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो ये भी रिपल ही है, मैं कहूँगा हाँ, पर ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है सेम डायरेक्शन में। और अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाए, यानी कि व्हीकल का मूवमेंट ऐसे है बट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको ऐसे देखने को मिले, तो क्या कहेंगे उसे? वेव्स, कोरुगेशंस। आई बात समझ में? एकदम क्लियर समझाने के लिए पिक डाली हुई है मैंने कि देखो ये लॉन्गिट्यूडनल आ गए, लॉन्गिट्यूडनल कह रहा हूँ सॉरी, लैटिट्यूडनल कह लो या परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ व्हीकल कह लो, वैसे वाले डिप्रेशंस देख रहे हो कंटिन्यूअसली, तो उसे कह रहे हैं वेव्स या कोरुगेशंस। ऐसे रिपल देखने को मिलते हैं। बात करते हैं डिप्रेशन की या सेटलमेंट की, ये वर्ड काफ़ी बार आपको सुनने को मिलेगा। तो लोकलाइज्ड लो एरिया ऑफ लिमिटेड साइज, मतलब कि अगर ये पेवमेंट का क्रॉस सेक्शन है तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन डिप्रेस कर गया और आगे चल के कोई यहाँ डिप्रेस कर गया, तो उस टाइप की चीज़ को डिप्रेशन कह रहे हैं। आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। देखा जाए जैसे ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा कंटिन्यूअसली डिप्रेस्ड है, पूरे की पूरा आपस में कनेक्टेड है। अगर सपोज करो एक छोटा सा गड्ढा यहाँ होता, दूसरा यहाँ होता और तीसरा यहाँ कहीं बीच में होता, तो वो आपस में कनेक्टेड ना हो, छोटे छोटे से गड्ढे हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? डिप्रेशन कहेंगे, रटिंग नहीं कहेंगे। तो डिप्रेशन है, लिमिटेड साइज के होते हैं और हो सकता है इनमें क्रैकिंग हो और हो सकता है ना हो। तो मैंने लिखा है मे
और मे नॉट बी अकम्पनीड बाय क्रैकिंग। ठीक है। डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन साफ है, टूटना, द ब्रेकिंग ऑफ पेवमेंट सरफेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल शेप। जैसे कि पेवमेंट है, अब इसके अंदर थोड़ा सा ये पोर्शन ऐसे ब्रेक कर गया छोटा सा, तो उसे क्या कह रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन। रटिंग, रटिंग अभी मैं दिखा ही चुका हूँ। चैनलाइज डिप्रेशन में डेवलप इन व्हील ट्रैक ऑफ बिटुमिनस पेवमेंट, तो रटिंग कहेंगे ये वाले पोर्शन को, लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन को, कंटिन्यूस लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन। आपको एक और चीज सुनने को मिलेगी बार बार, पॉट होल्स और रेवलिंग, तो मैं इनके ऊपर भी बताता हूँ क्या है। पॉट होल्स क्या होते हैं, बॉल शेप्ड होल्स होते हैं, वेरिंग साइज इन द पेवमेंट। ये लोकलाइज डिसइंटीग्रेशन से होते हैं, यानी कि व्हीकल जब मूव करता है सरफेस के ऊपर तो छोटे छोटे से गड्ढे बन जाते हैं, ऊपर का बिटुमेन हट जाता है और नीचे का आपको एग्रीगेट दिखने लगता है, तो उसे कहते हैं पॉट होल्स। जब वो वियरिंग कोर्स में रहता है तो उसे कहेंगे पॉट होल्स, बट वो एक्सेसिव डिसइंटीग्रेट हो गया है और सपोज करो वो बेस कोर्स या सब बेस तक पहुंच जाएगा, यानी कि गड्ढा बहुत गहरा हो गया, तो उसे क्या कहेंगे टेक्निकल टर्म में, रेवलिंग। द प्रोग्रेसिव सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स इन पेवमेंट फ्रॉम सरफेस डाउनवर्ड फ्रॉम द एजेस इनवर्ड, यानी कि सीधी बात है, सिंपल सादी भाषा में पॉट होल्स बेस कोर्स तक पहुंच गया है। ऐसे बच्चों को अच्छे समझ में आता है कि गहरा वाला गड्ढा जो नीचे तक पहुंच गया उसे रेवलिंग कह रहे हैं, जो सरफेस कोर्स में उसे पॉट होल कह रहे हैं। शोविंग अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट रिजल्टिंग इन लोकलाइज्ड बल्जिंग ऑफ पेवमेंट। बल्जिंग मतलब सिंपल भाषा में कहा है जैसे फुंसी नहीं, सूजन जैसा हो जाता है ना, बल्ज करना, ऐसे बल्ज हो गया। अप हीवल, localized upward displacement of pavement due to swelling of subgrade और some portion of pavement structure, swelling की वजह से upheaval हो जाएगा। subsidence क्या होता है, subsidence है डिप्रेशन, यानी कि छोटा मोटा गड्ढा हो सकता है उसमें क्रैक हो ना हो, क्यों, क्योंकि वाटर पेनिट्रेट कर गया है सब ग्रेड तक और सब ग्रेड को पेनिट्रेट कर दिया उसको सॉफ्ट, तो जहाँ पे उसने सॉफ्ट कर दिया वहाँ आपको मिलेगा डिप्रेशन, उसे कहेंगे सबसिडेंस। तो ये आपके पास एकदम क्लियर, मैंने 10 तरह के जो भी प्रॉब्लम्स फ्लेक्सिबल पेमेंट में होते हैं वो यहाँ पे दिखा दिए हैं और विद डेफिनेशन और समझाने की कोशिश की है। जहाँ मुझे लगा कि एक कोरुगेशन में बच्चे फंसते हैं कि यार ये क्या है, तो वो मैंने यहाँ पे अच्छे से पिक के थ्रू समझा दिया है। अब बात करते हैं इनमें फेलियर को कनेक्ट करते हैं रीज़न से और नीचे देखेंगे इनको मेंटेन कैसे किया जाए, इनका सॉल्यूशन क्या है। ओके, तो रीज़न यहाँ पे हम देख रहे हैं और सॉल्यूशंस देख रहे हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए कि सपोज करो एलिगेटर क्रैकिंग हो रही है, तो एलिगेटर क्रैकिंग के रीज़न क्या है, सबसे पहला तो फटीग हो सकता है, दूसरा मॉइस्चर वेरिएशन हो सकता है जिसकी वजह से स्वेलिंग और श्रिंकेज हो गई हो सॉइल की, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है मॉइस्चर वेरिएशन इन सबग्रेड। सबग्रेड में आने से क्या होगा, अननेसेसरी सॉफ्टनेस आ जाएगी और लोड के अंदर क्रैक आ सकता है। तीसरा है कि जो पेवमेंट लेयर्स हैं वो फेल कर जाएं, अदर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बेस कोर्स या सब बेस, वो भी फेल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ सब ग्रेड ही फेल करे। तो एलिगेटर क्रैकिंग के ये तीनों रीजंस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर। अब आपको रटिंग की जगह कई बार ऐसा लिखा मिलेगा, तो घबराना नहीं, वो रटिंग की बात ही कर रहा है। रीजन क्या है, फेलियर ऑफ सबग्रेड लोकलाइज लेयर जो वो फेल कर सकती है और मैं दिखा ही चुका हूँ, उसे कहते हैं लोकलाइज रटिंग, और सबग्रेड फेल कर रहा है तो रटिंग। ये तो आप देख ही चुके हैं, अब तो बना भी दिया, देख लो मैंने आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम सा, ताकि आपको समझ में आए। लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग, लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग की बात की जाए तो उसका रीज़न क्या है, फ्रॉस्ट हीविंग। फ्रॉस्ट हीविंग का मतलब ये है कि सर्दी के मौसम में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है सॉइल सबग्रेड के अंदर वो आइस बन जाता है। आइस बनने पे क्या होता है, जब वाटर से कोई भी चीज़ आइस बनती है तो उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ आइस का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो जिन जिन पोर्शन में एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट था वहाँ से एक स्पेशल बल्ज देखने को मिल सकता है, या हो सकता है क्रैकिंग हो। जब इसके ऊपर से व्हीकल गुजरता है तो हो सकता है वो रोड का वो पोर्शन क्रैक हो जाए। तो फ्रॉस्ट हीविंग रेस्पॉन्सिबल है लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग के लिए। तो लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग के साथ साथ हीविंग भी होता है, तो फ्रॉस्ट हीविंग की वजह से ही
हीविंग यानी कि ऊपर उठा हुआ पोर्शन भी देखने को मिलेगा। क्रैक तो मिल ही रहा है, साथ साथ में ये पोर्शन ऊपर भी उठ जाएगा। जैसे मैंने आपको समझाया कि वॉल्यूम में क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो आपको लॉन्गिट्यूडनल क्रैक का आंसर तो फ्रॉस्ट हीविंग है ही, और फ्रॉस्ट हीविंग की वजह से बल्जिंग सा, ऊपर सा उठा हुआ अपहीवल भी मिल रहा है। बात करते हैं अब रिफ्लेक्शन क्रैकिंग की। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग अभी मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। अगर कोई एग्जिस्टिंग लेयर है, उसके ऊपर आपने कोई न्यू लेयर ऐड की है, हो सकता है जो एग्जिस्टिंग लेयर हो उस पर जो क्रैक्स हो वो न्यू लेयर की सरफेस पे भी दिखने लग जाए, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। तो क्रैक्स जो है ओल्ड लेयर के ऊपर से रिफ्लेक्ट होके न्यू लेयर पे आ जाते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं देख सकता हूँ कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है जो क्रैक हो गई है। अब ये देखा गया क्रैक हो गई, चलो इसके ऊपर एक बिटुमिनस पेमेंट की लेयर को ले कर दिया जाए, ऐसा डिसाइड किया इंजीनियर्स ने। कुछ 5-10 साल बाद देखने को मिला जो सीमेंट कंक्रीट के अंदर जो क्रैक्स थे उसी टाइप के, उसी शेप, उसी पोजीशन पे क्रैक्स इस लेयर के ऊपर भी देखने को मिलने लगे। तो इसे कह रहे हैं रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपन फेलियर्स का रीज़न और सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो अब सॉल्यूशन यहाँ पे है, सॉल्यूशन है हमारा मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि मेंटेनेंस कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या टाइप के होते हैं, और किस फेलियर के लिए किस तरीके से आप उसको मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे चलने से पहले अपन देख लेते हैं मेंटेनेंस को बेसिकली डिफाइन कैसे किया है, कैटेगराइज कैसे किया गया है। तो मेंटेनेंस को आप मेनली इन दो प्रोसीजर्स के, दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो। एक होता है रूटीन, एक होता है रेस्पॉन्सिव। नाम से पता चल रहा है रूटीन मतलब टाइम टू टाइम पीरियोडिकली करना है, यानी कि यहाँ पे चाहे रोड में ट्रैफिक हो ना हो आपको ये काम करना है। एग्जाम्पल, रोड सरफेस की क्लीनिंग, ड्रेनेजेस की क्लीनिंग, ये किस में चली गई, रूटीन में। रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्स है किसी पर्टिकुलर इफेक्ट के ऊपर। मतलब अब इसको आप टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, ए और बी जो मैंने यहाँ लिखा है। एक है करेक्टिव मेंटेनेंस, एक है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखो दोनों वर्ड से पता लगा है, किसी खराब हो गई चीज़ को करेक्ट कर रहे हो और किसी चीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हो। तो पहले हम करेक्टिव मेंटेनेंस देखते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब है आपके अंदर पैचेस आ गए हैं, आप टूट गई है रोड तो उसको सरफेस को ट्रीट कर रहे हो, नई लेयर डाल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है तो वो क्या कर रहे हो, तुम करेक्ट कर रहे हो। बट छोटे मोटी प्रॉब्लम्स हो गई जैसे कि पॉट होल्स, ठीक है, हम नहीं चाहते कि पॉट होल्स इतना बढ़ जाए कि रेवल बन जाए, और पॉट होल्स इतने ज़्यादा हो जाए कि रोड को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ जाए, तो वो सब किस में चला जाएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। तो इंक्लूड्स रिपेयर ऑफ स्मॉल साइज पॉट होल्स, क्रैक सीलिंग, शोल्डर्स का मेंटेनेंस, ड्रेनेज सिस्टम को सही करना ताकि सब ग्रेड में पानी ना चला जाए, ये सब किस में आ जाएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। तो आप ये सोच सकते हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम जो दिख रही है उसको वहीं रोकने के लिए जो मेंटेनेंस कर रहे हैं वो प्रिवेंटिव में चला गया, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को डील करने के लिए वो करेक्टिव मेंटेनेंस में चला गया। अब मैंने आपको बताया सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, तो अब हम एक एक टाइप का फेलियर उठाएंगे और उनके नीचे उनके सॉल्यूशंस मैंने लिखे हुए हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट। जो मैंने स्क्रीन पर दिखाता ना वो लिख लो, कहीं नहीं जाएगा उससे बाहर। तो ये देखो, अगर लॉस ऑफ प्रोफाइल कैम्बर, यानी कि कैम्बर जो क्रॉस स्लोप है या वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, या ऊपर से थोड़ा आपका ज़्यादा बिटुमिनस कंक्रीट हट गया है, यानी कि सरफेस वॉर्न आउट हो गया है, थोड़ा इधर साइड वॉर्न आउट हो चुका है, जो सेंटर लाइन है उसके 2 मीटर तक, ऑन ईदर साइड ऑफ सेंटर लाइन अप टू 2 मीटर, तो आपको क्या करना है, पॉट होल्स को रिपेयर कर दो, रीसरफेसिंग कर दो, सरफेस ड्रेसिंग कर दो। इसलिए मैंने जब पिछले लेक्चर पढ़ा रहा था ना L8, 1A और 1B, तब मैंने बहुत खुल के सरफेस ड्रेसिंग की बात की, कैसे पॉट होल को रिपेयर करते हैं, रीसरफेसिंग कैसे करते हैं, ये बता दिया, ताकि अब मैं सिर्फ वर्ड यूज़ करूँ और आपको समझ में आ जाए हम कर क्या रहे हैं। तो देखो यहाँ पे पॉट होल रिपेयर कर दिया, रीसरफेसिंग और सरफेस ड्रेसिंग कर दी। आया ना समझ में कि सॉल्यूशन क्या हुआ। कोरुगेशन अभी आपको दिखाया पिक के अंदर कैसा होता है, वेव्स होते हैं जो कि आपको 200 मीटर इंटरवल के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे। सर इसके सॉल्यूशन क्या है, सरफेस ड्रेसिंग या फिर रीसरफेसिंग। रीसरफेसिंग तब जब बहुत ज़्यादा हो गया, सरफेस ड्रेसिंग कब, जब कम है। और मैं दिखा देता हूँ फिर से पिक आपको। कोरुगेशन का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बहुत सारी वेव्स बन जाना, ये रही वेव्स भी कहेंगे इनको, समझ रहे हो। तो कवर कैसे करना है, सरफेस ड्रेसिंग से करना है, और अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो
रीसर्फेसिंग कर दो। ठीक है, रट्स। अब कब बोलते हैं कि रट हो रहे हैं, तो रट बोला जाता है तब जब डेप्थ जो है लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन की वो है 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो उसे हम रटिंग कह रहे हैं। ठीक है सर, का सोल्यूशन क्या है? सरफेस ड्रेसिंग। बट सरफेस ड्रेसिंग क्या है, कुछ टाइम बाद जैसे 3 से 4 साल में वापस से उसी जगह पे फिर से ये डिप्रेस हो जाएगा। तो बेटर होगा कि जो नीचे लोअर लाइंग सॉइल है, सबग्रेड है, उसको स्टेबलाइज किया जाए। सॉइल जैसे कि लाइम की हेल्प से, स्पेशली जो क्ले सॉइल होती है वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चली जाती है अंडर लोड, तो उसको लाइम से पहले स्टेबलाइज करो और फिर उसके बाद भले से रीसर्फेसिंग कर दो। वैसे शॉर्ट टर्म के लिए सॉल्यूशन आप कह सकते हैं सरफेस ड्रेसिंग है। पॉट होल्स की बात करते हैं। पॉट होल्स कब कहेंगे कि हाँ ये पॉट होल्स हैं, तो इसके लिए IRCSP 20 में कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉर्म्स दिए गए हैं। वो क्या है? पॉट होल्स आर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड फॉर एवरी 100 मीटर लेंथ ऑफ रोड। 100 मीटर लेंथ के अंदर यहाँ चेक किया जा रहा है कि कितने पॉट होल्स हैं। द काउंट्स आर रिकॉर्डेड एज नंबर ऑफ पॉट होल्स पर 100 मीटर ऑफ लेंथ ऑफ रोड। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न तो हमें पता है, पुअर क्वालिटी मटेरियल है, वाटर इन्फिल्ट्रेट कर गया, पुअर कॉम्पैक्शन है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, इवन हैवी ट्रैफिक भी हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ध्यान से देखना कि पॉट होल्स को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले, ये रोड है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा पॉट होल, तो इसको सबसे पहले रेक्टेंगुलर पोर्शन में काट देंगे। इसके आसपास एक रेक्टेंगुलर पोर्शन शेप इसमें से कट आउट कर लेंगे, फिर डिफेक्टेड लेयर को बाहर निकाल देंगे। अब इसमें फिल करेंगे नया मटेरियल और फिर उस नए मटेरियल को हम करेंगे कॉम्पैक्ट और फिर करेंगे वाटर स्प्रेइंग। वाटर स्प्रेइंग करने से ये है कि जो स्लरी बनती है ना, वो थोड़ी अच्छे से बैठ जाती है। और कॉम्पैक्शन कर सकते हैं, रैमर भी यूज़ कर सकते हैं। रोलिंग तब यूज़ करते हैं जब बहुत बड़ा हो, वरना रैमिंग से, छोटे मोटे के लिए तो रैमिंग से भी काम चल जाता है। और उसके बाद लगा देते हैं इमल्शन। इमल्शन आपको बता ही चुका हूँ, वाटर इवापोरेट कर जाएगा नीचे, पीछे छोड़ जाएगा बिटुमेन। हो गए पॉट होल्स रिपेयर। रेवलिंग, रेवलिंग में समझा चुका हूँ, पॉट होल्स वियरिंग कोर्स में होता है। रेवल का मतलब है बेस कोर्स और ज़्यादा डीपर लेयर में पहुँच चुका है। तो क्या करना है? सेम वही करना है, लोअर लाइंग लेयर को क्लीन करना है, फिर उनको फिल करना है किससे? मटेरियल से, फिर कॉम्पैक्ट करो और फिर इमल्शन लगा दो। तो रेवलिंग का सॉल्यूशन बन गया। एक और सुनने को आपको मिलेगा, वह है इरोजन गली। नाम से ही पता चल रहा है इरोजन। इरोजन होता है वाटर से। वाटर में जब हम देखते हैं कि बरसात के टाइम पे अर्दन या ग्रेवल रोड्स में बहुत सारा जो मटेरियल है वो वाटर के साथ बह के चला गया, तो आपको ऐसा साइड में एक गली सी मिल जाएगी जिसमें पता लगेगा हाँ भाई ये बह के चला गया इसमें मटेरियल, तो उसको इरोजन गली कहते हैं। इसको कैसे करोगे? इसमें सीधा मटेरियल भरो और कॉम्पैक्ट कर दो, हो गया। इनफैक्ट IRCSP 20 में, मतलब मैंने इन डिटेल जैसे बात की है ऐसे इन्होंने भी इन डिटेल बात की, साथ में एक छोटी सी टेबल दे दी। छोटी सी टेबल का ये फ़ायदा है कि आपको एक दो वर्ड्स के अंदर तुरंत याद करने का मौका मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या है। जैसे कि ब्लीडिंग सरफेस, ब्लीडिंग सरफेस एक्सेसिव जो बाइंडर है वो ऊपर आ जाता है, ये कॉज लिखा है, इसका मेंटेनेंस। स्प्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट चिप्स करके उसको रोल कर देते हैं। जैसे सरफेस एंड पेवमेंट स्ट्रक्चरल क्रैक्स, इसके लिए क्या करना है? रीज़न क्या है? पुअर क्वालिटी, अच्छा नहीं है, इनसफिशिएंट आपने मटेरियल यूज़ किया, अच्छी कॉम्पैक्शन नहीं की। क्या करना है? लोकल सीलिंग कर लो क्रैक्स की। ठीक है, रट्स एंड डिप्रेशन मैं समझा चुका हूँ कितने डिटेल में जाके, बताया आपको क्या रीज़न हो सकता है सारा। सब ग्रेड स्ट्रेंथ देख रहे हो, पुअर क्वालिटी ऑफ पेवमेंट। क्या करना है? फिलिंग कर लो, या फिर डीप रटिंग के लिए लोकलाइज रिस्टोरेशन ऑफ पेमेंट। कैसे करेंगे? अब ये जो वर्ड है ना, इनको समझाने के लिए मैंने आपके लिए ऊपर ऊपर लिखा। जैसे स्लाइट रटिंग है उसके लिए फिलिंग कर देंगे, यानी कि सरफेस ड्रेसिंग कर सकते हैं, जैसे अभी समझाया। जब लोग या बहुत डीप रट जा रहा है तो समझ में आ गया कि भाई सॉइल खराब है, सब ग्रेड में गड़बड़ है, तो उसमें वो लाइम से स्टेबलाइज करो और रिकंस्ट्रक्ट करो, इसलिए लिखा है लोकल रिस्टोरेशन ऑफ पेवमेंट। एज सब्सिडेंस, जो शोल्डर्स हैं बेकार ख़राब शोल्डर्स, उनको मेंटेन करने के लिए। स्लाइड सब्सिडेंस, सॉरी मतलब उनकी वजह से हुआ स्लाइड सब्सिडेंस, फिलिंग ऑफ रट्स एंड डिप्रेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ शोल्डर्स। रटिंग क्या है बता चुका हूँ, किस रीज़न से होता है। डीप सब्सिडेंस है, लोकल रिस्टोरेशन ऑफ पेमेंट करो, ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करो। एज डैमेज है, इस तरीके से करो। पॉट होल्स हैं, डिग्रेडेशन ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर, पुअर क्वालिटी मटेरियल, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर या ट्रैफिक, ये सब जो मैंने समझाया है। डेप्थ को रिमूव करो और फिर फिलिंग करो, कॉम्पैक्शन कर दो, रैमिंग कर दो। तो ये सारा की सारा दिया हुआ है, आप स्क्रीन के ऊपर
पॉज करके इसको अच्छे से लिख लें, और स्क्रीन को मैं कुछ देर के लिए छोड़ भी रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप पॉज करके ये सारा लिख सकते हैं शॉर्ट में। बट मैंने बहुत ही डेप्थ में जाके वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है फ्लेक्सिबल पेमेंट के फेलियर्स को और उनके लिए दिए गए करेक्टिव मेजर्स को। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिजिड पेमेंट के फेलियर्स और मेंटेनेंस को देखेंगे। तो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब कर लो यार, और जा रहा हूँ, साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।